आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पादप पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं भूमिका। तो पादप पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं भूमिका की कुछ क्लास हमने पिछले कुछ वीडियो में देखे हैं, आप वो भी जरूर देखें। वहाँ से भी आपको बहुत कुछ जानकारी पेपर की दृष्टि से मिलने वाली है। और आज की इस क्लास में हम पादप पोषक तत्वों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं कि कौन से पोषक तत्व हवा एवं पानी से मिलते हैं और कौन से प्राथमिक पोषक तत्व कहलाते हैं, कौन से गौण पोषक तत्व कहलाते हैं और कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। ये सारे बिंदुओं का डिस्कस हम इस क्लास में करने वाले हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए हम बिना टाइम किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यह क्लास जो है अभी जो प्रेजेंट में जो एग्ज़ाम होने वाला है एएफओ का, उसके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में बहुत सारे जो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी लेवल के या फिर और भी छोटे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस क्लास को आप स्किप ना करें और ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हवा व पानी से मिलने वाले पोषक तत्व। तो हवा व पानी से मिलने वाले पोषक तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। खाद व भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व। तो खाद व भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व को गौण पोषक तत्व भी कहा जाता है। तो प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। द्वितीयक पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व में क्या आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और ये पोषक तत्व को आप एक एक करके ठीक से समझ लीजिए क्योंकि पेपर में काफ़ी बार आता है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि गौण पोषक तत्व नहीं है। तो गौण पोषक तत्व नहीं है में 3 प्राथमिक पोषक तत्व दे देते हैं और पहचानने को हमको दे देता है कि कौन सा नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। तो सरल प्रश्न जो भी एग्जाम में आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। हालांकि ये क्लास मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको सरल लग सकती है, आप कहेंगे कि एएफओ का एग्ज़ाम है और इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप स्किप कर दोगे। ऐसा नहीं है, पेपर जब सेट होता है तो उसमें कुछ क्वेश्चन सरल भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन कठिन भी होते हैं। तो सरल प्रश्न जो रहते हैं वो इसी तरह के बनते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाद व भूमि से मिलने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व। तो खाद व भूमि से मिलने वाले सूक्ष्म पोषक तत्व है लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान, मोल्डिबेडेनम, क्लोरीन और निकिल। हालांकि जो है निकिल जो है 17वां पोषक तत्व है जो अभी अभी निकाला गया है। कब निकाला गया? 1987 में। किसके द्वारा? ब्राउन के द्वारा इसकी खोज हुई। और लोहा सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व में यदि हम थोड़ी सी भी दृष्टि डालें तो लोहा एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और सबसे कम आवश्यकता किसकी होती है? मल्टीविडेनम की। इसीलिए इसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट भी कहा जाता है, मतलब बहुत थोड़ी सी मात्रा पौधों को आवश्यकता पड़ती है। अब हम आते हैं आगे। अभी हमने देखे कि कौन से प्राथमिक पोषक तत्व है और कौन से द्वितीय पोषक तत्व है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किए। अब हम देखने वाले हैं पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण कि कौन से पोषक तत्व पादपों में अधिक गतिशील होते हैं, मध्यम गतिशील होते हैं, कम गतिशील होते हैं या अगतिशील होते हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि मिट्टी में गतिशीलता के आधार पर कि अधिक गतिशील कौन सा होता है, कम गतिशील कौन सा होता है और कौन सा अगतिशील होता है। ये सारे जो है हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पादपों में गतिशीलता के आधार पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक हमने तालिका बना लिए हैं। तो अधिक गतिशील, मध्यम गतिशील, कम गतिशील और अगतिशील, ये 4 हम पहले समझेंगे। तो पादपों में गतिशीलता के आधार पर हमें यदि देखें तो अधिक गतिशील कौन से होते हैं? सबसे पहले तो प्राथमिक पोषक तत्व है एनपीके, फिर सूक्ष्म पोषक तत्व मल्टीविटामिन, मैग्नीज और क्लोरीन। ये जो 6 प्रकार के 6 पोषक तत्व जिसमें सूक्ष्म भी है और
प्राथमिक भी है। ये 6 पोषक तत्व जो है पादपों में अधिक गतिशील होते हैं। अब बात आती है मध्यम गतिशील, तो मध्यम गतिशील पौधों में जिंक होता है और कम गतिशील पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं और द्वितीयक पोषक तत्व आते हैं। लोहा जो सबसे अधिक आवश्यकता होती है, मैग्नीज और कॉपर ये द्वितीयक पोषक तत्व जिसे गौण पोषक तत्व भी कहा जाता है, और सल्फर। ये 4 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पादपों में कम गतिशील होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पादप पोषक तत्व भी होते हैं जो पौधों में अगतिशील होते हैं, फिर भी इनकी आवश्यकता पौधों में पड़ती है। तो कैल्शियम और बोरान, ये कैल्शियम और बोरान ये 2012 में आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। जो ये 2 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधों में अगतिशील होते हैं। अब बात आती है, हमने अभी पादपों में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का डिस्कशन किए। अब हम देखने वाले हैं मृदा में गतिशीलता के आधार पर पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो मृदा में गतिशीलता के आधार पर पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण की बात आती है तो अधिक गतिशील कौन से है मिट्टी में, सॉइल में? तो सबसे पहले तो नाइट्रेट है जो यूरिया का एक रूप है, फिर है सल्फर है, फिर बोरान है, फिर क्लोरीन है और फिर मैग्नीज है। ये ऐसे पोषक तत्व जो हैं 5 जो मिट्टी में अधिक गतिशील होते हैं। फिर कम गतिशील की बात आती है तो कम गतिशील जो मिट्टी में पादप पोषक तत्व होते हैं तो वो अमोनिया होता है जो यूरिया मिलने का एक रूप है, फिर पोटास है, मैग्नीज है और फिर कैल्शियम है, लोहा है और कॉपर है। ये ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जो मिट्टी में कम गतिशील होते हैं। लेकिन अगतिशील कौन से होते हैं? फास्फोरस और जिंक, ये ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जो मिट्टी में अगतिशील होते हैं। तो एक एक करके बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं, आगे भी हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस क्लास को प्लीज़ आप स्किप ना करें, बिल्कुल एक एक ठीक से समझें। और यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो ज़रूर आप करिए, ताकि जो है मुझे एक ऊर्जा मिले और मैं बहुत अच्छे से आपके लिए और नई क्लास लेके आऊँ। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे? आवश्यक पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण व कार्य। कौन कौन से आवश्यक पादप पोषक तत्व हैं, उनका वर्गीकरण और उनके कार्य। तो हम एक तालिका के माध्यम से समझने वाले हैं। तो ये देख लीजिए, पोषक तत्व, अब अवशोषण की अवस्था, औसत सांद्रता और यहाँ पर उसके कार्य। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? स्थूल पोषक तत्व। स्थूल पोषक तत्व को मैक्रोन्यूट्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्रोन्यूट्रेंट। अब मैक्रोन्यूट्रेंट में 2 पोषक तत्व जाते हैं, बुनियादी पोषक तत्व जिसे स्ट्रक्चरल न्यूट्रेंट कहा जाता है और दूसरा आ जाते हैं प्राथमिक पोषक तत्व। तो चलिए मैक्रोन्यूट्रेंट में हम देखते हैं। मैक्रोन्यूट्रेंट में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बुनियादी पोषक तत्व। तो बुनियादी पोषक तत्व यदि थोड़ा सा भी याद होगा तो पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छा डिस्कस किए थे। तो बुनियादी पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहलाते हैं जो पानी और हवा से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन। तो कार्बन को CO2 के रूप में दर्शाया जाता है। अवशोषण की अवस्था ये होती है इसकी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी औसत सांद्रता 45% होती है। यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसी की सांद्रता होती है 45%। और कार्बन मिलता कैसे है? वायु से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? वायु से। अब बात आती है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का जो मिलने का रूप है वो H2O के रूप में है। H2O के रूप में है, ये हाइड्रोजन का मिलने का एक रूप है। तो हाइड्रोजन की जो है कार्बन और ऑक्सीजन से बहुत थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, वो होती है कितनी? 6%। और हाइड्रोजन मिलता कैसे है? जल एवं वायु से प्राप्त होता है। पौधों को हाइड्रोजन जल एवं वायु से प्राप्त होता है। अब बात आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सभी को पता है, ऑक्सीजन तो हमारा जीवन है। यदि ऑक्सीजन नहीं तो जीवन नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ आप सभी से कि पेड़ पौधे लगाइए, कि जिस तरह से अभी हमारे पृथ्वी का तापमान तेजी के साथ बढ़ रहा है, टेम्परेचर हम देख रहे हैं अभी 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जा रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है?
ये केवल और केवल वनों की कटाई और वृक्षारोपण न करने के कारण हो रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने का कारण भी यही है। तो चलिए ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। तो ऑक्सीजन दो रूपों में पेड़ पौधों को मिलता है, H2O या O2, ये दो रूप में मिलता है और इसकी आवश्यकता पेड़ पौधों को 45% होती है और ये मिलता है वायु से। किससे मिलता है? वायु से। बाकी की जानकारी तो हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो मेरा मानना है वीडियो तो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें। फिर भी यदि मेरे समझाने में या मेरी क्लास में कुछ कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करिए ताकि मैं आपको उस कमी को कमेंट्स के माध्यम से समझकर और पूरा कर सकूं। हालांकि ये क्लास जो है AFO के बेस्ड है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम के फोकस करके मैंने इसको तैयार किया हूं। जैसे बहुत सारे और भी एग्ज़ाम होते हैं AFO के अलावा। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्राथमिक पोषक तत्व। अभी हमने बुनियादी या स्ट्रक्चरल पोषक तत्व देखे जो पानी और वायु से मिलते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्राथमिक पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व में आपको बहुत अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आते हैं। तो नाइट्रोजन जो मिलने का रूप है पेड़ पौधों को, वो क्या है? अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में। तो अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में। और यह जो है पेड़ पौधों को आवश्यकता कितनी होती है? 1.5%, यानी 1.5% इसकी आवश्यकता होती है। अब ये भूमि में प्राप्त होता है कार्बनिक पदार्थ से। कैसे प्राप्त होता है भूमि में? कार्बनिक पदार्थ से। अब बात आती है फास्फोरस की। हालांकि फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो भूमि में अगतिशील होता है। तो इसके 3 रूप है। ये तीनों रूप में जो है फास्फोरस मिलता है पेड़ पौधों को। वो ये तीनों रूप अलग अलग स्थिति में अलग अलग रूप में मिलता है। जैसे यदि मिट्टी का pH मान है तब ये वाली स्थिति मिलेगा, यदि pH मान उदासीन है तो इस स्थिति में मिलेगा, अम्लीय है तो ये स्थिति में मिलेगा, तो क्षारीय है, इस हिसाब से ये पेड़ पौधों को अवेलेबल होता है। तो H2PO4 माइनस HPO4 स्क्वायर माइनस PO4 की घात 3 माइनस, ये इस रूप में मिलता है। और इसकी आवश्यकता कितनी होती है? 0.2%। कितनी होती है? 0.2%। और भूमि में इसका स्रोत क्या है फास्फोरस का? एपेटाइट। एपेटाइट एक खनिज होता है, इस खनिज से यह तैयार होता है। पोटेशियम, पोटेशियम इस रूप में लेते हैं पेड़ पौधे और इसकी मात्रा 1% आवश्यकता होती है पौधों को और यह मिलता है अभ्रक से। किससे मिलता है? अभ्रक से। अब हम देखने वाले हैं सेकेंडरी पोषक तत्व। अभी हमने देखे प्राथमिक पोषक तत्व, अब सेकेंडरी पोषक तत्व में हम देखने वाले हैं कौन कौन से हैं जो सेकेंडरी पोषक तत्व में, जिन्हें हम गौण पोषक तत्व भी कहते हैं, जिसे ट्रेस कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो कैल्शियम सेकेंडरी पोषक तत्व कहलाता है, मैग्नीशियम कहलाता है और सल्फर कहलाता है। तो इन सब में यदि सबसे ज़्यादा मात्रा हम देखें तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो मैग्नीज के लिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो क्लोरोफिल के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है मैग्नीशियम की। तो बात आती है अब कैल्शियम की। तो देखते हैं कैल्शियम इस रूप में पेड़ पौधे लेते हैं और इसकी आवश्यकता 0.5% पौधों को होती है और इसका स्रोत है जिप्सम। यदि हम जिप्सम भूमि में डालते हैं तो जिप्सम जो है कैल्शियम की पूर्ति कर देता है और पेड़ पौधे अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। लेकिन बात आती है कि जो पोषक तत्व की यदि कमी है तो उसी पोषक तत्व को देकर पूर्ति की जा सकती है। ऐसे आर्नॉन एवं स्टाउट ने बताया था। ये भी हमने बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। अब इसके बाद में मैग्नीशियम इस रूप में लेते हैं पेड़ पौधे और इसकी मात्रा 0.2% होती है। यदि हम और इसका मुख्य स्रोत है डोलोमाइट। क्या है इसका मुख्य स्रोत? डोलोमाइट। अब बात आती है सल्फर की। तो सल्फर जो है तेल वाली और दलहनी फसलों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो तेल वाली या दलहन वाली फसल आप लगाते हैं तो सल्फर जरूर डालें, इससे उत्पादन बढ़ेगा और तेल की मात्रा भी बढ़ेगी बीजों में। अब सल्फर का जो रूप है लेने का वो इस तरह से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ये देखिए 2 रूप दिया है सल्फर के, इस रूप में पेड़ पौधे सल्फर को ग्रहण करते हैं और सल्फर की मात्रा 0.1% चाहिए पेड़ पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए। इसका मुख्य स्रोत क्या है? जिप्सम। सल्फर का मुख्य स्रोत क्या है? जिप्सम।
अब अभी हमने देखे द्वितीय पोषक तत्व, अब हम देखने वाले हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा और मल्टीवेडियम के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो हम उनके बारे में काफी फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लोहा दो रूप में, जब लोहा से संबंधित हम कोई भी उर्वरक या कोई भी तत्व देते हैं तो ये दो रूप में प्राप्त होता है भूमि में। पर पेड़ पौधों जो ग्रहण करते हैं वो अपचयित रूप में करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? अपचयित रूप में। तो अपचयित रूप का फॉर्मूला ये है, इस रूप में वो ग्रहण करते हैं, और ये ऑक्सीकृत रूप है। ये वाला कौन सा रूप है? ऑक्सीकृत रूप है। अब लोहा की जो है सूक्ष्म पोषक तत्व में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि हम सूक्ष्म पोषक तत्व में यदि हम देखें तो लोहा एक ऐसा तत्व है जिसकी आवश्यकता पौधों को सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 100 ppm। 100 ppm को परसेंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.01%। कितना हो जाएगा? 0.01%। अब अपचयित अवस्था ये होती है और इसी में अधिक उपलब्ध होता है लोहा। अब देखते हैं जिंक जो है पेड़ पौधे इस रूप में ग्रहण करते हैं Zn² में, और इसकी मात्रा 20% 20 ppm होती है। कितनी होती है? हालांकि जो है सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो या ट्रेस पोषक तत्व, सॉरी मैंने एक यहाँ पर आपको गलत बता दिया था कि गौण या द्वितीय पोषक तत्व में मैंने ट्रेस बोल दिया था, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, माइनर मिस्टेक है, वो गलती से हो गई होगी। तो सूक्ष्म पोषक तत्व को माइक्रो या ट्रेस भी कहा जाता है। तो अभी हम उसमें देख रहे हैं जिंक की जो आवश्यकता होती है ppm में आवश्यकता होती है 20 ppm। अब ये मिलता कैसे है? इस तत्व की अधिकांश भारतीय मृदाओं में कमी पाई जाती है। अब महत्वपूर्ण क्या है इससे जिंक में जो पेपर में आ सकता है वो ये है कि सीधा पूछता है, मैंने देखा था पीएटी के जो 2019 में प्रश्न आया था और पूछा क्या था कि भारतीय मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की, भारतीय मिट्टी में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता पाई, भारतीय मिट्टी में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, ऐसा एक प्रश्न आया था 2019 में पीएटी में। तो जिंक की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? जिंक की कमी पाई जाती है। अब हम देखने वाले मैग्नीज। मैग्नीज भी दो रूप में मिलता है, मैग्नीज भी जब दो रूप पाए जाते हैं इसके भी, एक होता है अपचयित और दूसरा होता है ऑक्सीकृत। तो मिलता किस रूप में? अपचयित रूप में। इस रूप में इसका फार्मूला ये है, कभी कभी क्या होता है कि पेपर में सीधे फार्मूले दे देते हैं और पूछता है कि मैग्नीज किस रूप में या किस फार्मूला में पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। तो आपको पहचानते आना चाहिए कि इस रूप में जो है यानी अपचयित रूप में मैग्नीज जो है पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। इसकी आवश्यकता कितनी होती है? 50 ppm, और अपचयित अवस्था में ये अधिक उपलब्ध होता है। अब हम देखने वाले हैं बोरान जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। तो बोरान इस रूप में पेड़ पौधों को मिलता है H2BO3-, और इसकी आवश्यकता 20 ppm होती है। कापर Cu²+, इसकी आवश्यकता 6 ppm होती है। अब आती है बात मल्टीवेडियम की, जो सूक्ष्म पोषक तत्व का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां से काफी बार पूछता कैसे है कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा है? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट बोरान को कहा जाता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, इसीलिए इसे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कहा जाता है। कितनी होती है? 0.1 ppm। अब बात आती है क्लोरीन की। क्लोरीन इस रूप में पेड़ पौधों को मिलता है और इसकी आवश्यकता 100 ppm होती है। अब आज की क्लास का अंतिम जो प्रश्न है हम समझने वाले हैं वो निकिल है। तो ये निकिल जो है 17वां पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में ब्राउन ने बताया था 1987 में। किसने बताया था? ब्राउन ने। तो इसका फॉर्मूला ये है, मिलने का रूप ये है, और इसकी आवश्यकता 0.1 से 1 ppm होती है, और ये 17वां, या पेपर में कभी कभी ऐसा आता है कि अभी का नया पोषक तत्व कौन सा खोजा गया है, पहचानिए। तो कौन सा खोजा गया है? निकिल खोजा गया है।
तो बस आज की क्लास में इतना ही। आज की ये मेरी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे एग्रीकल्चर के अपडेट के लिए। तब तक अगली क्लास हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।